सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा नेहा जी को, निहाल जी को, हमारी इकरा की एकेडमी को, कि आज का ये दिन हमने देखा जिसमें हमें वो सक्सेस मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा अच्छी मिली। देखो, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या इजी नहीं होता है। अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो डिफ़िकल्ट है, सिंपल सी बात है। ये सब अपने कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना है। कहानियों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हम सब की लाइफ में, और हम सब की एक कहानी होती है, पर हम सबको ये मौका नहीं मिलता कि हम वो कहानी सुना पाएँ। तो ये मौका कैसे मिलता है? हम कुछ कर लेते हैं, तब हमें करना क्या है? यूपीएससी। वर्क, विल पावर, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस। मुझे लगता है कि ये यूपीएससी की बहुत बड़ी डिमांड है। ये मुझे खुद प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे समझ आया। Good afternoon, Jai Hind everyone. My name is Abhijit sir. I'll be your mentor come faculty over here. And as you know, today we have seminar by SK Jha sir. But before that, please come in. But before that, I would like to share this stage with some post holders. दो posters आ चुके हैं, निहाल सर एंड नेहा मैम, एंड उनसे भी बात करेंगे। वी हैव एस के झा सर, वो भी आ चुके हैं, एंड देवेंद्र सर भी आ चुके हैं जो 1982 बैच के ऑफिसर है, सर्व्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो उनसे भी थोड़ा सा ना उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गिव अस 15-20 मिनट्स। फर्स्ट वी विल हैव दैट फेलिसिटेशन प्रोग्राम, एंड देन उसके बाद हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, एंड यहाँ पे कुछ पुराने चेयर है, अदरवाइज ऑल ऑफ फ्रेशर्स। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइमर आ चुका है इस बिल्डिंग में, लाइक प्लीज़ रेज योर हैंड्स। कुछ तो मैंने खुद पर्सनली देखे। ओके फाइन, ओके ओके, कम्प्लीटली फ्रेशर, आप निकाल सकते हो सर, बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर कोई पहनता तो हमें भी प्रेशर आता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इकरा फैमिली, है ना? ये डिसीजन आपका आई डोंट नो ये कैसे लिया आपने, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इकरा इज़ वेरी मच फेमस फॉर नॉट परचेसिंग रिजल्ट्स। 280 प्लस 300 प्लस, है ना? पूरे पुणे में इतने बच्चे मेंस नहीं लिखते। फैक्ट, टू बी वेरी ट्रू फैक्ट, है ना? देयर आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर क्लेमिंग इतने इतने रिजल्ट्स है। भले हमारा अगर एक भी रिजल्ट आता है, दिस इज़ फॉर श्योर दैट इज़ हार्ड अर्नड रिजल्ट, है तो उतना ही, एक तो एक ही डालेंगे, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो आई थिंक सम 4 or 5 स्टूडेंट्स और ओनली दे। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिशन्स की बात कर रहा हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिजल्ट्स हैव इंक्रीज्ड, एंड ये अभी आपकी जिम्मेदारी है। आई नो सम फेसेस ओवर हियर, एंड इकरा हैज़ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल। वी प्रॉमिस विल बी गिविंग यू 1000%। इन रिटर्न आपको 2000 टका देना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन डाउट्स वगैरह ये सब हम लोग सेशंस के बाद रहेंगे। बेसिकली आई विल बी मेंटर, मैं मेरा केबिन वहाँ पे है, आई विल बी हियर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लाइक फैसिलिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट्स लाइक कोई भी सीनियर फैकल्टी हो, सेशन होता है, एंड दिस इज़ फॉर ट्रू। सीनियर फैकल्टी हो, सेशन होता है, लाइक द सीनियर फैकल्टी एंटरटेन्स फॉर 5-10 मिनट्स, 2-2.5 घंटे आप बात करो, और उसके बाद जस्ट सोचो कि पूरा झमेला बच्चों का आ चुका है ना? सो फॉर दैट इकरा हैज़ मेड अ वेरी वंडरफुल प्रोविजन। यू कैन कम इन माई चेंबर, विल हैव डिस्कशंस, आपकी स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। आई विल लाइक पर्सनली आ जाओ, कोई बात नहीं है, आपका प्रॉपर मुझे करियर एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल ऑल्सो, ठीक है? Ma'am, so please sit down. So aspirants, you know, see these faces. एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, ये सिर्फ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स नहीं है, दिस आर रियल मेंटर्स, टू बी वेरी ट्रू विथ यू, है ना? जैसे कि हमारे निहाल कोरे सर है इस बार, जिनका रैंक 916 है, ठीक है? इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ हार नहीं मारनी चाहिए। एक अटैम्प्ट हो, 2 अटैम्प्ट हो, 3 अटैम्प्ट हो, हार्डली मैटर्स। इफ़ यू आर क्वाइट सिंसियर इनफ, योर ड्रीम इज़ ट्रू, कुछ भी हो जाए,
छोड़ना नहीं है. Pure example of that. Definitely yes. Sir, it's almost made in his 8th attempt. One can just imagine that level of patience. Just imagine that level of patience. Sir, married है. है ना, coming from not so good economically, strong condition भी नहीं सर का उतना. But still one can just imagine. Living in UPSC एक अलग है. Living the UPSC ये अलग है. ठीक है? And but obvious that we have नेहा कुमारी मैम. नो डाउट अबाउट दैट. मैम अभी इनकी सबसे बेस्ट बात तो मैम ने फर्स्ट एटम में ही निकाला है. बट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है कि मैम अभी फ़िलहाल जॉब भी कर रही है. शी इज़ वर्किंग इन सेबी विद सेबी. जॉब करते वक्त भी उन्होंने ये हासिल किया है. सो जिनको भी डाउट है कितने आवर्स पढ़ना है, सर मैम मैं 12 घंटे पढ़ूँ 15 घंटे पढ़ूँ, है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. सो यू हैव वन मोर मिरेकल ओवर हियर. ठीक है, तो आगे ज़्यादा बात नहीं बिना करते हुए आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट मिस्टर देवेंद्र जाटव सर, जो हमारे बीच है, 1982 बैच. 1982 एट द एज ऑफ 22 years. At the age of 22, guys, just imagine this. That time, 1982, 40 years of serving in government of India. 40 years. Worked on multiple platforms and one of the most respected servant of government of India. And we are so fortunate कि sir आज आए, and sir is even part of a panel. ये भी याद रखना. Sir is one panel. और sir जब आप आओगे, even during your preparation stage, we would literally request sir कि 1-to-1 भी सर अगर सबको वक्त मिलता है तो 1-to-1 सर भी आपके साथ कभी होगा तो मेंटरिंग ज़रूर करेंगे सर आपके साथ. I would like to share this, give this mic to sir and have few words. ठीक है सर से बात करने के बाद. थैंक यू वेरी मच. चेक. हेलो चेक. सभी को नमस्कार. कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा नेहा जी को, निहाल जी को, हमारी इकरा की एकेडमी को, कि आज का ये दिन हमने देखा जिसमें हमें वो सक्सेस मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा अच्छी मिली. कारण शायद इकरा का फैकल्टी है, उनकी ग्रूमिंग का तरीका है, उनका LMS है कि इतना अच्छा सक्सेस रेट रहा है 2023 के रिजल्ट्स में. रिजल्ट्स आपको पता ही होगा. IAS सिविल सर्विस में आना सभी का ड्रीम है, हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है. और ये ड्रीम केवल हम कैरी नहीं करते हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो कैरी करते हैं, क्योंकि उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है ना. अभी इसको ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स के बारे में 2-4 स्टेप्स हैं जो मैं बात करना आपसे चाहूँगा. बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका. पहला स्टेप्स क्या है? सही तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से एक अपनी तैयारी करना. वेल डिफाइंड तरीका क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कभी हमको पढ़ाया गया है? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाया गया है? आवाज़ नहीं आई. पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया. तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन बताएगा? अच्छी जो एकेडमीज़ हैं, जैसे इकरा की एकेडमी मैंने देखा है, इनका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको इस तरह की एकेडमीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको रास्ता मिलता है स्टेप बाय स्टेप, बिना नर्वस हुए, बिना स्ट्रेस लिए हुए, आसानी से उस रास्ते पे चलते जाना जिस रास्ते पे आपको चला रहे. क्योंकि इनको जितना पता है उतना आप कितना भी रिसर्च कर लें उतना आपको नहीं पता, कि उन्होंने कई बैचेस निकाले हैं, कई सारी सक्सेस दी हैं. राइट. तो सबसे पहला स्टेप है एक LMS जो आपके लिए मिलता है किसी एकेडमी द्वारा, उसको फॉलो करना. वो आपने कर लिया, ठीक है. दूसरी बात मैं कहूँगा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक
मेरी नेहा जी से भी बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा मगअप मत करना, अखबार पढ़ते रहना, राइट। एनसीईआरटी आपके यहाँ कराई जाती होगी, राइट। एनसीईआरटी की जो फैकल्टी है मैंने देखा, मैं मिला हूँ, एंड झा सर बैठे हैं, डॉक्टर झा, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया। ये इंडिया के 22 स्टेट्स में एक्टिव है, कैन यू बिलीव इट, इतनी डिमांड में है, एंड ही इज़ विद यू। आई थिंक क्लैपिंग बनती है सर आपके लिए, लव इट। सो एक एलएमएस को फॉलो करना है, दूसरा ज़्यादा मगअप नहीं करना है, उतना पढ़ना है जितना ज़रूरी है। ये नहीं कि बायजूस का आर्टिकल अच्छा लगा उसको भी लेके बैठ गए, अनअकैडमी के आर्टिकल आया, अच्छे यूट्यूबर बहुत सारे आ गए, आजकल इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, कुछ भी लेकर के बैठ गए, नहीं। अवेयरनेस ज़रूरी है कि आज देश दुनिया में क्या हो रहा है। और जब हम बात करते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं, फाइनेंशियल लेवल पे भी देखना है, स्पोर्ट्स लेवल पे भी देखना है, कल्चर में भी देखना है। हाँ, टाउन में क्या हो रहा है उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। अखबार में वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि टाउन में क्या हो रहा है ना, सिटी न्यूज़ में क्या हो रहा है, वो उतना ज़रूरी नहीं है। और आपको अपने स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है। ये स्टेट आपको आखिर तक इंटरव्यू तक पीछे नहीं छोड़ेगा, इवन जब मसूरी में जाएंगे एकेडमी में भी पीछे नहीं छोड़ेगा स्टेट आपका। तो आपको आपके स्टेट के बारे में, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बड़े अच्छे से, छोड़ना ही नहीं है। एक फॉर्म भराया जाता है जिसको बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बोलते हैं आप लोगों से, डैफ फॉर्म, राइट। उस फॉर्म को अभी से रटना शुरू कर दो, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैनल के पास और कुछ नहीं होता, यही होता है। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू करो। प्लस अब आ गई तीसरी बात, कि तीसरी बात क्या करनी है हमको, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को समझना है, उसको पढ़ना नहीं है। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसको समझना है कि ये लिखा हुआ है तो ये क्यों लिखा हुआ है। जहाँ सर बताते होंगे शायद आपको कि कोई डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन है तो यही डेफिनेशन क्या, कुछ और क्यों नहीं है। तो जितना उसमें दे रखा है उससे एक कदम जा कर के अपने आप एनालाइज करना है उसको, कि ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, ये इसमें ये दिया हुआ है, तो ये क्यों नहीं दिया हुआ, वो क्यों नहीं दिया हुआ, उस +1 करना है आपको, +1, कि जो कुछ दिया हुआ है उससे थोड़ा और आगे सोचो, खुद रिसर्च करो। नोट्स बने हुए हैं, सभी के मिल जाएंगे, यहाँ के भी मिल जाएंगे, सभी के नोट्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। पर आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और चौथी बात, मेमोरी। ये बड़ी परेशानी होती है इम्तिहान में आकर के। मुझे याद है जब 87 में जब मैं तैयारी करवा रहा था, किसी को, खुद भी कर रहा था, वहाँ पे जब इम्तिहान के एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाते हैं, कई जगह जाकर के आप ब्लैंक हो जाते हैं। पढ़ा था, देखा था, सर ने बताया था, मालूम था मुझे, पर वो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मुझे याद नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे आप। एक जेंटलमैन रहे हैं, जर्मन फिलोसोफर रहे हैं, उनका नाम है हरमन एबिंगॉश, राइट। उन्होंने एक थ्योरी बनाई, मेमोरी कर्व। मेमोरी कर्व क्या कहता है कि आज जो हम पढ़ते हैं वो आस्ते आस्ते भूल जाते हैं, डिमिनिशिंग कर्व में चला जाता है। 3 दिन बाद आज जो जानते हैं वो 80% आपको याद आया, उसके बाद वो 20% और कम हो जाता है 3 घंटे बाद ही। तो 3 घंटे बाद क्या करना है आपको, उसको कुछ ऐसा करना है कि आपको एक बार सरसरी निगाह से निकालना है। फिर उसके बाद 1 दिन बाद और 3 दिन बाद, 7 डेज बाद, और 31वें दिन आते आते वो केवल 19% रह जाता है। अगर आपने उसको इस इंटरवल में एक बार नहीं देखा तो जो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको इस तरह से करो कि उस इंटरवल में वो चीज़ आप रिवाइज करें। इसलिए मैंने कहा आपसे कि मगअप ना करें। बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ को पढ़ना, ये समझना। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक इशू और होता है कि जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है,
हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, क्या आप सब कुछ जान सकते हो? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। बट आप पैटर्न को तो समझ सकते हो। जहाँ सर जैसे लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, वो पैटर्न को समझाते हैं आपको कि कोई सवाल आएगा आईएएस के लेवल का तो किस तरह से सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है। राइट? तो 4 ये बातें हैं। मगअप नहीं करना, मेमोरी पे ध्यान रखना है, टाइमली रिवीजन करना है, एक एलएमएस बनाना है। राइट? और अपनी बातें खत्म करने से पहले फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा नेहा जी को, निहाल जी को, हमारी इकरा की टीम को, इकरा को, कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है। 4 बातें प्लीज़ मेरी ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर ये 4 बातें ध्यान रखिएगा, सक्सेस आपके साथ रहेगी। और आखिरी बात चलते चलते कहूँगा, पढ़ाई को एंजॉय करना। बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, समझने में, एक नई चीज़ मालूम पड़ती है आपको। राइट? आप एक पर्सनालिटी अलग बन जाते हो। और मैं आपसे फिर कहूँगा, एक स्थिति ऐसी आपकी आती है कि आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड कब आता है? एटीट्यूड तब आता है जब आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट होते हो। और कॉन्फिडेंट कब आता है? जब उससे रिलेटेड आपके पास क्या है? नॉलेज है, स्किल है, समझ है। तो वो आईएएस वाला एटीट्यूड, एक सिविल सर्वेंट वाला एटीट्यूड आप तभी से कैरी करने लग जाते हो जैसे एक क्वेश्चन को आपने हर्बन एबिंगोस के हिसाब से तैयार कर लिया और वो तैयार हो गया है, उसके बाद आपके वो 90 साल की उम्र तक नहीं जाने वाला, तो आपकी लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। फिर उस क्वेश्चन को लेकर के आप कहते हो कि इसका तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसका तो मैं मास्टर हूँ, कभी कहीं पर भी मुझे खड़ा कर दो, इसको डिस्कस कर लूँगा, लिख लूँगा, कुछ भी बता दूँगा सबको। वो एटीट्यूड कैरी करना है। ठीक है? सो एटीट्यूड किससे आता है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। कॉन्फिडेंस किससे आता है? जब आपके पास एक स्किल और नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट की। और नॉलेज सब्जेक्ट किससे आती है? पढ़ करके, लिख करके, समझ करके, डिस्कस करके, उस जो कर्व है हरमन एबिंगोस का, उसको देख करके। याद रहेगा? सही जवाब। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लेना कि मैं आईएएस कर रहे हूँ या क्या कर रहे हूँ। जैसे आपने पहली क्लास पढ़ी थी, दूसरी क्लास पढ़ी, 10वीं क्लास पढ़ी थी, ऐसे ही आईएएस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक सिलेबस होता है। 12वीं में भी सिलेबस था ना, और हमारे 80% मार्क्स आए थे ना। कैसे आए थे? सिलेबस के हिसाब से तैयारी की आ गए। ऐसे आईएएस का सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। राइट? तो मैं एक आखिरी बार सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। आपने ये डिसीज़न लिया कि आपको आईएएस करना है, आपने ये डिसीज़न लिया कि आपने एक एक्सपर्ट लोगों से मिलकर के अपनी तैयारी करी है, उसके लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए तालियां बनती है। अपने आप के लिए एक जोर से ताली बजा दी। बिल्कुल मत घबराना, स्ट्रेस नहीं लेना। कोई आईएएस वाईएएस नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ नया ज्ञान ले रहे हैं। नॉलेज अलग अलग मिल रही है ना आपको। कभी सोचा था कि सब कुछ पढ़ेंगे? ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ रहे हो। नए नए फ्लोरा फोना पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। राइट? सब कुछ पढ़ रहे हैं, एक नया ज्ञान मिल रहा है, एक नई नॉलेज मिल रही है। राइट? तो उसको ऐसे लो कि नॉलेज मिल रही है, उसको एंजॉय करो और एक सिस्टमिक वे के अंदर बढ़ते चले जाओ। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सब आप एक्सपर्ट बन गए अपने अपने सब्जेक्ट्स के। सही जवाब। और जीएस के लिए तो आपको पता है, जैसे सबने कहा, अभी आपको अपने अपने संस्मरण भी शेयर करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने किया। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बूढ़ा हो गया, पुराने ज़माने का आदमी। हमारी पढ़ाई का लेवल कुछ और था, आजकल की पढ़ाई का लेवल, स्टैंडर्ड और सिलेबस कुछ और है। इसी के साथ मैं अपने अपने शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Now, students, I would request one of the most reputed, respected, designated
यू नो प्रेजेंट टाइम फैकल्टीज ऑफ इंडिया, आपके लैंग्वेज में फैकल्टीज़ कहते हैं। देखो फैकल्टीज़ तो हर कोई होता है, एक वक्त में एक गुरु आता है डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है। आई एम रियली इट्स माई ऑनर, आई एम प्रिविलेज टू ऑनर हिम एंड आस्क जहाँ सर टू शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम। उनके साथ तो आपकी जर्नी रहेगी, नो डाउट अबाउट डैट, लेकिन जहाँ सर प्लीज़। अच्छा एक बात याद रखना, मैं खुद उनका स्टूडेंट हुआ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नेहा और निहाल को ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। और सब लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, इस बार का एग्जामिनेशन का पेपर देखा कैसा था? डिफ़िकल्ट था। देखो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या इजी नहीं होता है, अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो डिफ़िकल्ट है, सिंपल सी बात है। ये सब अपने कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना है, ठीक है। और ज़रा देखो ये 2020 की बात है, तो कोविड-19 का लॉकडाउन आया, पता होगा। तो दिल्ली में 2-3 बीमारियां बड़ी चलती थी उस वक्त, डेंगू, चिकनगुनिया, वो गायब हो गए, वो गायब हो गए। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ पक्षपात करता है, सुना होगा, बहुत सारा विरोध हुआ। गूगल का है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तो बच्चे अगर फेल करके ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं। और इस बार अच्छा रिजल्ट हुआ हिंदी का, तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जज खुद बनना पड़ेगा। यूट्यूबर और टीचर में बहुत अंतर है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको सही लगेगी वो मैं नहीं कहूँगा, जो आपको बुरी लगेंगी वही मैं कहूँगा। देखो ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके वैश्वीकरण का दौर है। हमारे पॉलिटिशियन दो तरह के होते हैं, या तो जिनको कुछ नहीं पता है, या दूसरा जिनको सब कुछ गलत ही पता है। तो देश को कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट। अब वैश्वीकरण के दौर में हर एक फ्रंट पे हमारा क्या है, पूरे दुनिया से कंपटीशन है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो XYZ हो। तो ब्यूरोक्रेसी के चैलेंज बढ़ रहे हैं। यूपीएससी के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि जिस क्वालिटी का ब्यूरोक्रेट चाहिए वो अभी तक नहीं दे पा रहा है। तो यूपीएससी अपने लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जो आपने देखा ये शुरुआत है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले हम और आप एक लेवल पे थे, कोई दिक्कत नहीं था। यूपीएससी ने अपने लेवल को क्या किया, बढ़ा दिया, गैप हो गया। अब तरीका क्या है, आपको अपना लेवल क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये हम क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू करेंगे। टीचिंग इज ऑल अबाउट रेजिंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। हो क्या रहा है, बोर्ड पे पीपीटी आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं। और प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका लेवल यहाँ है, तो आपको मैं इस लेवल पे सेटिस्फाई कर रहा हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है ना? यूपीएससी का लेवल कहाँ है, यहाँ है। तो आप मेरे क्लास से सेटिस्फाइड हो। अब ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, आपको यूपीएससी को सेटिस्फाई करना है। आपको मेरे क्लास में बहुत मज़ा आया, एग्जामिनेशन हॉल में जो है दिमाग आपका काम करना बंद कर रहा है। तो आपको अपने लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। और प्रॉब्लम जो मेन मैंने देखा है कि यू कीप ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। आप सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ करंट। देखोगे सब लोग क्या पढ़ा रहे हैं, करंट पढ़ा रहे हैं। और सूचनाओं को कलेक्ट करने के बाद आपको फील होता है कि आपका प्रिपरेशन क्या हो गया, तैयार हो गया। ये गलत है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन इज ओवर, वहाँ से यूपीएससी की तैयारी बेसिकली शुरुआत होती है। आप एग्जामिनेशन में कहीं भी नहीं हो, रेस में बुरा मत मानना, क्योंकि ये जो आपका लेवल रेज होगा, कारण मैं बता रहा हूँ, आप यंगस्टर हैं, बैकग्राउंड आपका कुछ भी नहीं है, तो आपका लेवल क्या है, बहुत कम है। तो आपको सेटिस्फाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको अदरवाइज मत लेना। लेवल कम है। एक भिखारी को 10 रुपये दो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक भिखारी को 10 रुपये दे दो तो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, लेवल कम है। अगर वही आपको 10 रुपये दे दे तो बुरा मान जाओगे।
तो आप लेवल को रेज नहीं कर पा रहे हैं। यू कीप ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ करंट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो ये एनालिसिस जो है ना, ये सबसे मैटर करता है। अब इस बार मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा, बाकी सब्जेक्ट मेरे समझ में आता नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था एज यूजुअल। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, एनालिटिकल स्किल है, यू कैन इजीली आंसर, नथिंग वाज डिफिकल्ट, बल्कि ज़्यादा ऑथेंटिक आपका आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है कि पेपर क्या था, टफ था, अपने कमजोरियों को छुपाने का और ढकने का। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर की खूबी है, जिस क्षेत्र ने उसको क्षेत्र में कदम रख दिया, उसका ज़िंदगी उसके बाद कभी नहीं सुधरेगा। सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र में नौटंकीबाजी होती है, पढ़ाई छोड़ के सब काम होता है। अब आपको कि मुझे कितना आइडिया है, मुखर्जी नगर में आज से 30 साल पहले जो पहला कोचिंग खुला था, तो उसके उद्घाटन में था। मुझे पढ़ाते 29 साल हो गए। तो कारण वही है, सिर्फ बड़े बड़े क्या करना, सपने दिखाना। पॉइंट समझ आ रहा ना? डेली जो है एक एक ट्रक मटेरियल आता है और बच्चों में बांटा जाता है। और आपको क्या लगता है, आप जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, सबके मटेरियल को ले लें इस बार और उसको पढ़ें, किसी से भी आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये हाल है, क्योंकि आपने कभी बुक पढ़ा ही नहीं। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बड़े लोगों को सुने, बड़े लोगों को पढ़ें और अपनी सोच को क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो ये जब तक नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। संस्कृत में एक श्लोक है जो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका हिंदी पता है कि 3 चीज़ें जब आप करोगे तभी आप परफेक्ट होगे। सुनना, लिखना और पढ़ना। सुनना, लिखना और पढ़ना, और तीनों का योगदान बराबर है। लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? पहले सुनना। टीचर का काम है आपको पढ़ाए, आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपके लेवल को क्या करे, बढ़ाए। टीचर का काम खड़ा होकर लिखवाना नहीं है। टीचर क्लास में है और बड़े बड़े मोटे मोटे नोट्स बना देता है और आपसे कहता है कि हो गया, बस खत्म। आपको क्या लगता है, कुछ रेडीमेड मिल गया? आपकी क्रिएटिविटी इज टोटली लॉस्ट। उसके बाद ना आप कभी समझ सकते, ना सोच सकते, ना कुछ बोल सकते हो। यही हो रहा है। तो पहले होता है टीचर का काम, ठीक है, पढ़ाना, सुनना। फिर उसके बाद जो है आपका काम है पढ़ना। पढ़ोगे, हमारा काम सिर्फ यही है कि आपको डायरेक्शन देना। आप यहाँ पे खड़े हो के दिन भर दीवारों में धक्के मारोगे, मेहनत तो कर रहे हो, रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। यही काम हो रहा है। मेरा काम सिर्फ ये है आपको गेट तक पहुँचाना, बस। मेहनत तभी करोगे, क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो पहले आप सुनेंगे, उसके बाद पढ़ोगे और सबसे अंत में लिखोगे। राइटिंग स्किल हमेशा यहाँ तैयार होता है, यहाँ नहीं। योर हैंड इज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो योर माइंड। इंस्ट्रक्शन यहाँ से आएगा तब आपका हाथ चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉपर सीक्वेंस आप फॉलो करो। क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे 29 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, प्लस मैं CA भी हूँ और जिस फील्ड में रहा टॉपर रहा, लेकिन कभी मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ने का तरीका बिल्कुल देसी रखा। देसी मतलब अपनी भाषा में। यूनेस्को का बेसिक डॉक्यूमेंट कहता है कि क्रिएटिविटी ऑलवेज कम्स इन मदर टंग। जब तक चीज़ों को आप अपनी भाषा में, मातृभाषा में नहीं समझोगे, आपकी क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? सबका कुछ ना कुछ तो मदर टंग होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बहानेबाजी बंद। एक कुछ छात्र कहते हैं मेरा तो मेमोरी पावर ही क्या है, बहुत वीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। और एग्ज़ाम के टाइम में देखा होगा, वो जो मेमोरी बढ़ाने वाला जो कैप्सूल है और लिक्विड का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। माता जी जो है लेकर तैयार रहती है हमेशा, अभी भी ले लो, कल पेपर है। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, कभी ऐसा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में कि कल का पढ़ा हुआ भूल गए? कभी ऐसा हुआ है कि कल जो पढ़ा था आज भूल गए? बिल्कुल हुआ होगा। तो आप कहते हो कि मेरा मेमोरी बहुत वीक है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बचपन का पढ़ा हुआ याद आ गया? जो क्या कहता है आपका मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है। कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन है। कल का पढ़ा हुआ भूल गए, आप कहते हो कि आपका मेमोरी वीक है, और स्कूल डेज का पढ़ा हुआ आपको याद आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं,
स्ट्रांग है, तो हकीकत कहने के मेमोरी आपका बहुत ही पावरफुल होता है। आपके गलत तरीके से पढ़ने के कारण आपने वीक बना दिया है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट करोगे, एक बार पढ़ोगे, पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो वर्कलोड से क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। टैलेंट सबके पास है, मेहनत सब लोग करते हैं, तो सफल और असफल के बीच अंतर क्या है? तो जो सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती है ना, ये सब चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो सफल व्यक्ति है उसके साथ आप इंटरेक्ट करें। इनमें और आप में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है? आज यहाँ बैठे, कल आप बैठोगे, तो लेकिन एक सफल व्यक्ति से जब बात करोगे तो अप्रोच का आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि आखिर वो सफल क्यों। खास करके फर्स्ट अटेम्प्ट इनका है, ऊपर से जॉब करते हुए, यहाँ तो 18 घंटा पढ़ने के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हम। तो आपको बहुत सारे बदलाव करने हैं कुछ चीज़ों पे। नो डाउट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल आपको लगातार, तो आपको हर एक स्टेज से गुजरना है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट में कुछ चीज़ों पे ध्यान रखो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ जो मुझे हमारे टीचर बताते थे कि यूपीएससी का जो पड़ाव है वो देखो क्या है कि एक आदमी क्या हुआ ना कि 11वें फ्लोर से जंप किया, तो पर्पस क्या था? अरे पर्पस क्या रहा होगा? हाई जंप का प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा होगा, ठीक है? सुसाइड करना, बच गया। तो लोगों ने कहा लक, तो लक फैक्टर भी है। ठीक ठाक हुआ, फिर दोबारा कूदा, फिर बच गया। लोगों ने कहा प्रैक्टिस। फिर ठीक ठाक हुआ, फिर जंप किया, फिर बच गया। लोगों ने कहा एक्सपीरियंस। फिर ठीक ठाक हुआ, फिर जंप किया, फिर बच गया। लोगों ने कहा कॉन्फिडेंस। फिर ठीक ठाक हुआ, फिर जंप किया, इस बार डेथ हो गया। पता है क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। और आपकी विफलता में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे भी आप बचिए। थैंक्स। Okay, thank you, sir. So we shall have a felicitation program now. ठीक है? I would request देवेंद्र sir, please आप. Please निहाल sir. निहाल sir. I would request जहा सर आप प्लीज बस उनके पास टू फेलिसिटेट नेहा मैम. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Without wasting any further more time, I would request नेहा मैम थोड़ा सा उनके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू. कैसे आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है क्लैरिटी से? जोर से. ऑल राइट. अभी सर ने आपको बहुत सारी अच्छी कहानियाँ सुनाई, इंटरटेनिंग. कहानियों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हम सब की लाइफ में, और हम सब की एक कहानी होती है, पर हम सबको ये मौका नहीं मिलता कि हम वो कहानी सुना पाएँ. तो ये मौका कैसे मिलता है? हम कुछ कर लेते हैं, तब हमें करना क्या है? यूपीएससी. मेरी ज़िंदगी में मेरा पर्सपेक्टिव यूपीएससी बहुत कम है. लाइफ मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, पर जितना मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में आपका ख्वाब है यूपीएससी, तो आप सबको यूपीएससी करना है. और मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 27 ईयर में दिया और 28 में मैंने वो कर लिया. पर जितना मैं देख रही हूँ आप लोग सब 21 to 24 में हो.
तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो आप पर एप्लीकेबल नहीं है। मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है, डेस्परेशन, कि मुझे ये काम करना है। मैं जो कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, PhD कर रही हूँ, जॉब में हूँ, पर एट द बैक ऑफ माई माइंड इट इज़ ऑलवेज UPSC। चलो पार्टी जाना नहीं, अभी मैं पार्टी नहीं जा रही हूँ, ये काम करना है, फ़ोन में देखते रहो MCQ। तो दैट्स माई स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो आपके लिए क्या करो होगा? तो 21 में आप स्टार्ट कर रहे हो एंड बी डेस्परेट कि 25 तक मैं इसको वाइंड अप कर दूँगा। एक अटैम्प्ट नहीं, 2 नहीं, तीसरे तक में तो चला ही जाना है। ऑलवेज मेक रूल ऑफ 3। सो गुड डेडिकेशन, डेस्परेशन एंड ड्रीम, दैट इज़ फर्स्ट। गुड फैकल्टी और मेंटर, दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बाय इकरा IAS। अच्छे मेंटर्स हैं, मुझे भी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। और थर्ड इज़ गुड एफर्ट। ख्वाब तो सबके पास होते हैं, मतलब हर साल 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सबका ड्रीम UPSC है और जाते 1000 हैं। तो डिफरेंस क्या है? गुड एफर्ट, वन सिंसियर, ऑनेस्ट एंड गुड एफर्ट। और प्लान करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपरली रिवीजन करते रहें, और बाकी तो सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई ही जाती हैं। और प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 नहीं होते हैं। मुझे लगता है एक प्रीलिम्स में कम से कम 300 क्वेश्चन पैक्ड होते हैं और 500 फैक्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन में पहले 5 फैक्ट्स आएंगे, फिर एक क्वेश्चन होगा, और जितने ऑप्शंस होते हैं उनमें भी एक क्वेश्चन होता है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन हॉलिस्टिक मैनर। और आप जब जो करते हैं ना वो ज़िंदगी में काम आता रहता है। जैसे मेंस के लिए मेरी प्रिपरेशन थी, मैं बहुत सारे ओपिनियन देती थी सोशल मीडिया पे, तो वो मेंस में काम आया। तो मीनिंगफुल चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना बहुत काम आता है। जैसे सर ने कहा कि आप अपना डेफ प्रिपेयर करिए। डेफ में हमेशा आपसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं हॉबीज़ के। सपोज दैट मेरी हॉबीज होगी लिखना, तो दैट कैन बी आस्क्ड मी इन द इंटरव्यू। अब मेरी हॉबी होगी पार्टियों में जाना, शॉपिंग करना, रील बनाना, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो मीनिंगफुल चीज़ों में, अच्छी कंपनी में खुद को इन्वॉल्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, यू आर इन वेरी प्राइम एज, ये राइट टाइम है UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। यू आर वेरी फ्रेश, बहुत बर्डन भी नहीं है। और ये बात जो कहते हैं कि हम जो चाहते हैं तो कायनात हेल्प करती है, तो कायनात कैसे हेल्प करती है? सपोज आपने UPSC का ख्वाब देखा, आपको आपके पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया इंस्टीट्यूट में, अच्छी फैकल्टी मिल गई, टॉपर्स भी आकर बता रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या हेल्प चाहिए आपको? तो यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ अलाइन है ना। आप चाहते थे, आपको एडमिशन मिल गया, फैकल्टी आ गई, टॉपर्स से भी मिल गए, नोट्स भी मिल रहे हैं। तो बस एक चीज़ लैकिंग है, आपका ऑनेस्ट डेडिकेशन। तो कायनात तो आपकी हेल्प करी, तो लग जाइए। UPSC तो होनी है, पर ज़िंदगी भी अच्छी होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. I would request Nihal sir to share his words of wisdom over here. Sir, please. सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? तो मैं कुछ अलग पहलुओं पे बात करना चाहूँगा, अगर सर की परमिशन हो। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन की जो बातें हैं, अभी झा सर जैसे एक्सपर्ट्स हमें मिले तो वो सब यहाँ पे होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ अलग बातें जो मैंने सीखी, मैंने प्रिपरेशन के दौरान, जो ज़रूरी है एस्पिरेंट के लिए, एक जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो 4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। वो 4 बातें ऐसी हैं: वर्क, विल पावर, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस। मुझे लगता है कि ये UPSC की बहुत बड़ी डिमांड है। ये मुझे खुद प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे समझ आया, काफ़ी देर बाद समझ आया, लेकिन आया समझ। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, हमने तो तय किया है कि UPSC करना है,
हमने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, हमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स मिले हैं, मेंटोर मिले हैं, सब मिला, सब एनवायरनमेंट मिला है। हमारी ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं, देखो मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे बाकियों जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, मैं तो कहाँ दिल्ली में गया नहीं। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली में पहली बार इंटरव्यू के लिए ही गया था, मतलब मॉक इंटरव्यू इकरा का था, तभी मैंने पहली बार दिल्ली में कदम रखा था। तो जो 4 बातें हैं, वर्क, विल पावर, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या हो कौन से भी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी यूपीएससी के जर्नी में तो ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए वर्क मतलब हम क्या समझते हैं कि देखो रूटीन बना लेते हैं कि जैसे कि आपने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले देखो हम छोटे बच्चे थे तो तब हमें ब्रश करने में तकलीफ होती थी। आज कितने लोग ऐसे हैं कि यार नहीं ब्रश तो नहीं करना, ऐसा लगता है, मतलब तकलीफ होती है क्या ब्रश करने में। वो जिंदगी में वो जो टास्क है उसकी सहजता ये है, हमें ये सहजता आनी चाहिए। इस लेवल तक अपना वर्क मतलब अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम आते हैं एक आधा लेक्चर करते हैं, कुछ लेक्चर बंक करते हैं, ये वर्क की सहजता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। प्रॉपर टेस्ट देनी है, संडे में टेस्ट है तो हम टेस्ट बोलते हैं। मुझे तो वैसा कुछ मौका ही नहीं मिला, मैं क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही वीक है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब बातें मैं नहीं कर पाया। लेकिन आपको मिली है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसे अच्छे से करो। तो कार्य का जो आप अपने लाइफ में मकसद होता है, कौन सा भी काम हो अपना, वो अपने पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम वो करते हैं क्या, इसका एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम वो काम पूरी लगन से करते हैं क्या, या ऐसे ही भीड़ में आए हैं नहीं करना है यूपीएससी और ऐसे भीड़ में हम भी चलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें अपना काम का जो तरीका और वो जो स्मार्टनेस है वो तो पढ़ाने में हमें इतने अच्छे मेंटर है, लेकिन फिर भी हम कर पाते हैं या नहीं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम में हमें दिलचस्पी चाहिए और सहजता आनी चाहिए। जैसे कि मैंने ब्रश करने का एग्जाम्पल दिया, वो सहजता आनी चाहिए। इतनी सहजता हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में आनी चाहिए। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखिए सबका एक्सपीरियंस ऐसा है, शुरुआती दिनों में ऐसा रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है, उसके वजह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट को हमने नाम क्या दिया है, स्मार्ट वर्क। देखिए असल में स्मार्ट वर्क को ज़्यादा मेहनत लगती है। पीवाईक्यू एनालिसिस इज अ स्मार्ट वर्क हम मानते हैं, लेकिन जब हम एनालिसिस करने लगते हैं पीवाईक्यू तब पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क में ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन स्मार्ट वर्क उसे क्यों कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क से रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसलिए स्मार्ट वर्क कहा जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट ढूंढना है, स्मार्ट वर्क से अपनी मेहनत डबल करनी है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके, इसलिए उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये कार्य के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। वर्क, विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति हम किस तरह से रखते हैं। देखिए अभी सर ने अपने मेंटर्स ने एक दिन सेशन रखा। थोड़े हिंदी भी के समझो, मैं बहुत ही ग्रामीण इलाकों से आता हूँ, तो छोटा सा गांव है टाकई सांगली जिले में, तो वहाँ से आता हूँ। हिंदी इतनी लंबी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, और उससे पहले इकरा के मॉक इंटरव्यू में बोले थे, और स्पीच मेरा हिंदी पहली बार है, तो एडजस्ट कर दीजिए। तो पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो डेडिकेशन अपना किस तरह से रहता है, सर ने लेक्चर रखा तो हम आते हैं ऐसे ही, तो हमारा विल पावर है क्या यहाँ बैठने का विल पावर। अगर सर ने बोला है 1 घंटे का लेक्चर है और सर ने एक्स्ट्रा लेने शुरू किया, तो हमने माइंड में बनाया होता है कि साइकिल, हाँ 1 घंटा, तो 1 घंटे से पहले अपना माइंड काम करना शुरू होता है। हाँ अभी 1 बजे का टाइम दिया था सर ने, अभी तो 1:45 बजे, तो वहाँ से 15 मिनट पहले अपनी एनर्जी डाउन होनी शुरू होती है, तो विल पावर की कमी। तो ये जो बात है ना, ये असल में कब काम करेगी, अपने प्रीलिम का, अभी प्रीलिम की सर ने बात की, तो वो वहाँ वर्क करता है। अब छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे करने लगे ना, तो टेम्परामेंट की जो बात है ना, तो वहाँ एग्जाम हॉल में कम होने लगती है। 3 घंटा लिखना है, अगर हम
3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है तो कम से कम हमें 4-5 घंटे की लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि 3 घंटे लिखना है तो 2-2.5 घंटे में हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। तो ये डेडिकेशन विल पावर की बात है। डेडिकेशन की क्या बात है? डेडिकेशन, हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित है। देखिए समर्पण भाव जो यूपीएससी का है ना, तो बहुत यूपीएससी डिमांड करते हैं। अगर आप नेशन को सर्व करना चाहते हो तो अपने पहले नेशन को सर्व करने के लिए, काबिल बनने के लिए अपने कितने डेडिकेटेड रहते हो, यह बहुत बड़ी डिमांड है यूपीएससी की। अगर हम डेडिकेटेड नहीं है अपने काम के प्रति तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी हो या कोई भी बात हो तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सक्सेस की पहली डिमांड डेडिकेशन है। डेडिकेशन में हम जब बात करते हैं कि किस तरह से करना है और क्या करना है, ये हमारे पास प्लान होना चाहिए और उस प्लान में हमारा समर्पण होना चाहिए। हमारे पास प्लान ही नहीं है, हम जा रहे हैं ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ करना है ठीक है करो, कोई तो रैंडम मटेरियल उठाओ पढ़ रहे, हम नहीं प्रॉपर तरीके से हम कर नहीं रहे। तो इसीलिए अगर आप हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती है और वो प्लान के हिसाब से हमारा अगर डेडिकेशन होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा। ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस की बात है। कुछ गलतियां मैंने प्रिपरेशन के दौरान की है, वैसे मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं देता। जो फेल्योर्स आए हैं वो सब फेल्योर्स मेरे हैं, मतलब ये सिचुएशन वो सिचुएशन मैं नहीं बोलूँगा। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे में कमी रहती और वो फुलफिल करने के बाद ही मुझे सक्सेस मिला है। सेक्रीफाइस, ये इस पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा क्योंकि ये हर किसी को नहीं आती। अपने ओझा सर भी इसके बारे में बहुत बातें करते हैं और उन सर से भी मैं काफ़ी सारे इंस्पायर हुआ हूँ। उस बात हमें त्याग ही करना नहीं आता। देखो कोई भी बात है, अगर हम दिवाली मना रहे हैं, दूसरे देखो पूरी दुनिया दिवाली मना रही है या कोई भी फंक्शन है वो मनाने के लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम पहले तो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो बेशक कुछ पाबंदियाँ या कुछ लिमिटेशंस खुद को लेना जरूरी है और सेक्रीफाइसेस वो हम नहीं कर पाते। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग लेवल का अपने दिमाग में आता है कि सेक्रीफाइस मतलब ये क्या आता है हमारे दिमाग में कि लव का सेक्रीफाइस करना या कोई पार्टनर का, वो नहीं। सेक्रीफाइस में छोटी छोटी चीज़ों का हम त्याग कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देख अब भी तुम्हारा ग्रुप है और ग्रुप में कुछ मेंबर्स है वो जा रहे हैं मूवी को, तो वो चीज़ तुम और एग्ज़ाम नज़दीक है तो एंजॉयमेंट के लिए या थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए जा सकते हो, लेकिन हर बार की ज़रूरत है तो वो आप सेक्रीफाइस करते हो या नहीं। दूसरी बात है अगर कुछ तुम्हारा जैसे ट्रैवलिंग या कोई भी चीज़ जो जिससे तुम्हारा टाइम पास हो रहा है या वक्त ज़्यादा बीत रहा है तो वो चीज़ तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो या नहीं। दूसरी बात ज़्यादा हो रहा है नहीं तो इतने बड़े लोगों के सामने मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे। नहीं सॉरी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो ये जो त्याग की बातें हैं वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज विदाउट सेक्रीफाइस देर इज़ अ नथिंग वे टू सक्सेस। मुझे सक्सेस अगर हमें पाना है तो सेक्रीफाइस के सिवा नहीं आएगा। अगर हमने इतिहास इतना पढ़ा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अभी हाल ही में अपने आईपीएल का वैसे तो मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन फाइनल मैच में देखा है आपने किस तरह से वो सीएसके ने मैच जीता और वो। लेकिन इतने बड़े जो लोग होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन लो, आर्ट्स में लो या पॉलिटिक्स में का पर्सन लो, उन्होंने ऊंचाई हासिल की है तो उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो पोजीशन पाने के लिए, तो उसी वजह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, ऐसा मेरा मानना है। होप ये 4 बातें आपको मैं बताने तो टेस्ट सीरीज और ये सब बातें बता सकता था मेरे कैसे एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मुझसे अच्छा तुम्हें ये एनवायरनमेंट मिला है, यहाँ पे अच्छे फैकल्टी है, वो बताने से ज़्यादा मुझे ये ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये बातें रखी। होप आपको आई डोंट नो अच्छी लगी या नहीं, लेकिन मैंने प्रयास किया
हिंदी में कुछ दिक्कत हुई मेरी, तो आपने एडजस्ट किया, वो भी मैं आपको थैंकफुल हूँ। और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया इकरा ने मेरी बातें रखने का, मैं शुक्रगुजार हूँ का सर का। फिर कभी मौका मिला तो मैं और कुछ बातें कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो मुझे ये मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया मेरी बातें रखने का, मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपने सुना ये टूटी फूटी हिंदी तो आपका भी शुक्रगुजार हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Okay then. ठीक है. Yeah. Anyone having questions वगैरह related to preparation? हेलो सर, आपने बताया कि आपको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने जीवन में, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एज IAS IPS हम फ्यूचर में बनेंगे, मुझको भी पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो हमारी मेंटेलिटी एज IAS की तरह रहनी चाहिए या बचपना करना चाहिए या एज एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए? थैंक यू, बढ़ जाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी एक एज है और IAS ऑफिसर का मतलब है बहुत ही गंभीर सा, शालीन सा, छोटे छोटे बाल, तेल लगा हुआ, प्रिंटधारी शर्ट नहीं होती, सॉलिड शर्ट्स होती हैं, है ना, जीन्स नहीं पहनते, गेटिंग मी, टी शर्ट नहीं पहनते ऑफिस में, एक फॉर्मल तरीके से रहते हैं, काडर है। पर आपको वो एटीट्यूड तैयार करने का मतलब मेरा ये था कि किसी भी सवाल कुछ भी आया, जैसे अभी मालूम पड़ा कि उड़ीसा के अंदर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग मरे, राइट, ये कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन ये है कि हाँ मुझे सुना है, मैंने पढ़ा अखबार में ये हुआ, बट इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि इसको 7 C's और कम्युनिकेशंस के हिसाब से आप तैयार करो अपने जवाब को, तो क्या कहोगे? इतने बजे ये एक्सीडेंट इस वजह से हुआ, राइट, उसमें इतने लोग कैजुअलिटी हुई, इतना ये हुआ, प्रशासन वहाँ पहुँच गया, वो पहुँच करके अभी वो इंक्वायरी चल रही है कि किस तरह से ही आगे से इसको, ये एक IAS ऑफिसर का एटीट्यूड है, जिस तरह का जवाब आप दे रहे हो। अदरवाइज़ तो हमारी उम्र ये कहती है, जो IAS नहीं कर रहे, हाँ एक्सीडेंट हुआ, पढ़ा था ना अखबार में आज, बात ख़त्म हो गई। वहाँ बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक क्लैरिटी के साथ उस बात को रिपोर्टिंग करना है, समझना है, हर इवेंट को, हर सब्जेक्ट को, हर सवाल को, क्या है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या जनरल अवेयरनेस का सवाल हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ है, एक फॉर्मल तरीके आना आपको चाहिए अभी से, क्योंकि आप एक फॉर्मल सर्विस में जा रहे हो, तो उस एटीट्यूड को अभी से बना के शुरू रखिए, राइट। अब जब मैंने तैयारी की थी सिविल सर्विस की, मैं बताता हूँ आपको, मैं बड़े बड़े बाल रखता था, इतने करा लिए थे, क्योंकि वो टाइम लेते थे ना साफ़ करने में, ये करने वो करने में। अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, तो सिर्फ एक जीन्स और टी शर्ट में आ गया था, 2-3 दिन तक वही टी शर्ट चल जाती थी, राइट, 1-1 महीने तक वही जीन्स चल जाती थी। फोकस शिफ्ट नहीं होने देना है, जैसे कि सर ने कहा, यार सर ने कहा, प्लीज़ कि डेडिकेशन चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए। और जैसे सर ने कहा, पढ़ने का एक, समझने का एक, लिखने का एक, सुनने का, 3 बातें बोली, सुनना, पढ़ना, लिखना, मैं उसमें एक बात ऐड करूँगा, डिस्कशन करना। छोटे छोटे ग्रुप बनाइए अपने, 4-4, 5-5 लोगों के, लाइक माइंडेड लोगों के, जिनके साथ आप अपना सब्जेक्ट शेयर करते हैं, और वहाँ पे डिस्कस करो। डिस्कस करने से आपकी लॉन्ग मेमोरी में जाएगा, और कुछ बातें गलत भी कर रहे हो तो वहाँ से आप उसको क्लैरिटी के साथ कर सकते हो। सही जवाब। तो वो एटीट्यूड पूरा का पूरा कैरी नहीं करना, पर इस तरह से कि फॉर्मल तरीके से किसी बात को समझना और किसी से जब डिस्कस करना तो जिम्मेदारी के साथ करना। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन याद रखना किसी बात की रिपोर्टिंग के लिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मालूम है ना? कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इट हैज़ टू बी करेक्ट, राइट, इट हैज़ टू बी क्लियर, इट हैज़ टू बी कर्टियस, इट हैज़ टू बी कंप्लीट, इट हैज़ टू बी कंसाइज। तो 7 C's की कम्युनिकेशन हमें याद रखें, प्लस
3 Ws, वाई, वेयर, व्हेन। एग्जैक्ट डेट मालूम होनी चाहिए, किस डेट को कितने बजे कौन से एरिया में हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा तहसील में ये सब हुआ है, कौन कौन सी ट्रेन का नाम था, इवेंट ये हुआ है। वो तफसील से एक बनाना है उसको अपने मन में, उसी तरह से रिपोर्टिंग करना, बात करना अभी से शुरू कर दें। देन यू आर कैरिंग दैट एटीट्यूड। अगर मेरे से आज कोई बात की जाती है कि मेरे ऑफिस में 40-38 साल काम किया है, मिनिस्ट्रीज़ में रह करके पीएम ऑफिस जाना, प्लानिंग कमीशन जाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाना, कैबिनेट सेक्रेटरीज की मीटिंग में जाना, सीएस कमेटीज़ की मीटिंग में जाना, ये आसान नहीं है। हम जब पार्लियामेंट में जाते थे तो मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन एमपी कर लेता था सप्लीमेंट्री, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपने नोट्स बना के जाते थे कि कुछ पूछा जाएगा मिनिस्टर से, जल्दी से 2 लाइन 4 लाइन लिखी और मंत्री जी को भेज दी कि इसका जवाब ये है, बता दीजिए। वो कब आएगा? जब एक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड 3 W's को आप समझोगे, एंड एक और H, हाउ, कैसे हुआ, राइट? तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को समझिए। किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करनी है, क्वेश्चन आंसर्स का आपका जवाब देना है, तो प्लीज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को कभी मत भूलिएगा। सही जवाब वो आप एटीट्यूड कैरी करने से अभी से शुरू कर देंगे। बहुत सीरियसली नहीं होना इसके लिए, यू विल एंजॉय इट, क्योंकि वो आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा। सही जवाब? क्लियर? एनीबॉडी एल्स प्लीज? हेलो, नमस्कार। मेरा सवाल आप सभी लोगों से एक ओपिनियन चाहता हूँ मैं कि डज सिंप्लिसिटी प्लेज अ वाइटर रोल इन सक्सेस, मीन्स किसी भी फील्ड में, यूपीएससी, आप सभी का ओपिनियन। देखो, सिंप्लिसिटी का यहाँ क्या मतलब, जो आपका नेचुरल प्रोसेस है, समझ रहे हैं? आप टीचिंग लाइन में हैं। अब जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में कहा कि जब तक आप चीज़ों को अपनी भाषा में नहीं समझेंगे, आपकी मदर टंग क्या है? गुजराती है। केम छो? मरियम छो, ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को गुजराती में नहीं समझेंगे ना, तब तक आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते हैं। मेरी भाषा में अगर आप चीज़ों को समझोगे तो क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमी में बहुत छोटा एग्जाम्पल लेके, बहुत छोटा, जो डे टू डे लाइफ में। अब जैसे मैंने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन शायद इनसे ही पूछा था या किसी से, मैं 3 लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, सुना जरूर होगा, घर में सीखा होगा, पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपये, और कुछ लोग कहते हैं गुजारा भी नहीं हो पाता है। तीनों का मतलब क्या है? सेम है, सबको पता है। अब यही चीज़ आप बुक में पढ़ोगे ना, तो ये हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। पॉइंट समझ आ गया? तो मैं कैसे पढ़ाऊँ? सिंपल तरीका ना, ये सिंप्लिसिटी है, ये नेचुरल भी है, और नेचुरल ही होगा। आप गुजराती में पैदा हुए हो, गुजराती फैमिली में, तो बचपन में एक मैं जानवर लेता हूँ जिसको हम लोग अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं उसको? कुत्ता। तो पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया? कुत्ता सिखाया होगा, बिल्कुल। आप भले ही आप शेक्सपियर के गुरु बन जाओ, लेकिन पहली बार ना जब आप जानवर को देखोगे तो आपके माइंड में कुत्ता ही आएगा, डॉग नहीं आएगा। कौन समझ में आ रहा है? तो जब तक आप नेचुरल में चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। सिंप्लिसिटी का मतलब जो है, जो आर्टिफिशियल चीज़ होती है, लीक से हटके, ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का तरीका, तो उस तरह से आप जो है चीज़ों को पढ़ो। और मैंने क्या कहा, बहुत अंतर नहीं है, टैलेंट सब में है, मेहनत सब लोग करते हैं, बस अप्रोच का फ़र्क है। मैंने क्यों कहा, बहुत सारे छात्र क्लास में आते हैं टीचर को टेस्ट करने के लिए, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। सीखने का, मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ, मैं हमेशा सीखता हूँ, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, पूरा लाइफ है। और अभी मैं लास्ट ईयर की या 2 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। दिल्ली के बच्चे जो है बड़े स्मार्ट होते हैं, यहाँ भी होते होंगे। तो मैं आ रहा था कहीं से, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने पूछा, सबने देखा, नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। मैंने कहा क्या हाल है बेटा, क्या करो? तो ऐसे बात चल रही। मैंने कहा पढ़ते हो? बोला हाँ। किस क्लास में? तो 3rd या 4th में। तो मैंने कहा आज क्या पढ़ा? तो उसने कहा आज मैथ्स पढ़ा। मैंने कहा क्वेश्चन पूछूं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा बताओ, एक दुकानदार जो है 1 रुपये में 3 अंडा बेचता है, तो 1.5 रुपये में? मुझे लगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ।
अब तो ये उलझ जाएगा। उसने कैलकुलेट किया, कहा 4.5, तो आंसर तो बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो मैंने पूछा उससे, अच्छे बताओ दुकानदार जो है आधा अंडा देगा? आधा अंडा तो नहीं बेचेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो कंफ्यूज कर गया। उसने 2 मिनट सोचा, कहा टूटे फूटे पड़े रहते हैं। तो सीधा ह्यूमर, बात आंसर का नहीं है, जो मैंने उससे सीखा। तो ये जो है ना, देखिए आप किसी को भी सुने तो आप ये दिमाग से हटा दें कि वो आपसे इन्फीरियर या सुपीरियर है। आप देखें कि वहाँ जो है आपको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि आदमी जब बोलता है तो उतना ही बोलता है जितना वो जानता है, लेकिन जब सुनता है तो कुछ चीज़ें आपको वो भी मिलेंगी जो आपको नहीं पता है। किसी बड़े अधिकारी से मिलोगे, अभी तो नहीं मिले होगे, ब्यूरोक्रेट जो सीनियर मोस्ट हैं, जब आप उनसे बात करोगे वो बीच में आपको, शायद मैं सर सही हूँ तो बताएंगे, वो आपको नहीं टोकेंगे, आँख बंद करके ऐसे सुनेंगे जैसे आपको इग्नोर करें, और आपको लगेगा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जब उनकी बारी आएगी ना, तब जो आपसे पूछना शुरू करेंगे ना, तो आप सरप्राइज आ जाएंगे। तो ये जो है नेचुरल भी है सब कुछ, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं। सर का कुछ? हाँ, आपका नाम क्या है? भव्य। क्या सीखा सर से? सिंप्लिसिटी के बारे में, मीन्स सिंप्लिसिटी के बारे में बोला जी, नेचुरल वे, अपनी मदर टंग में लर्न करने का तरीका और सीखते रहना। वाई मदर टंग में? क्योंकि उससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते, क्रिएटिव। वेरी गुड। से आपको ये इस चक्कर में नहीं पड़ना कि सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। आपको किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है, अपनी सिचुएशन को कनेक्ट करना है उससे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आप भूल जाओगे कि सिंपल है, सहज है, सरल है या कॉम्प्लेक्स है। सही जवाब। ये जार्गन में मत जाओ, मैं सबसे कहता हूँ। ये बहुत सारी बातें यूट्यूब पे आप सीखते हो ना कि सिंप्लिसिटी के बारे में देखो, कॉम्प्लेक्स, इन सब के चक्करों में मत पढ़ो। वेल डिफाइंड कोर्स के लिए वेल डिफाइंड स्टडी करो, दैट इज़ ऑल, विथ सिंसियर कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस, एज सिंपल एज दैट। ये जार्गन में मत जाओ, ऐसा करेंगे तो वैसे करेंगे, बहुत सारी बातें बहुत सारी ही समझ में आती हैं। सिंपल उस बात जो भी आपको सीखना है, समझना है, उससे अपने आप को कनेक्ट बिठाओ। देखो कैसा आसानी से समझ में आता है। सही जवाब। एनी क्वेश्चन सर? नहीं, सर ने उन्होंने इतना अच्छा एलोबरेट किया तो सर जैसे इस बार यूपीएससी के प्री में एलिमिनेशन मेथड पूरा चला ही गया है, तो क्वेश्चन लाइक ओनली वन ओनली टू ऐसे करेक्ट आ रहे हैं, तो हमें उसका अप्रोच क्या करना चाहिए? लाइक ज़्यादा फैक्चुअल वे में, मतलब डीप में पढ़ना चाहिए, या फिर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने चाहिए? ये होता क्या है, क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन डिफिकल्ट ईजी नहीं होता है। आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो डिफिकल्ट है। सिंपल से हिसाब किताब है। आपकी पढ़ाई उस लायक नहीं है कि आप क्वालिफाई कर सको, यही एक रीज़न है ये। अब आप फॉलो करते हो यूट्यूब को, एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करें, उस ट्रिक को आप सीख करके एग्जाम देने जाते हो, वो हटा दे यूपीएससी ने। क्या सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था? नहीं था। तो आपका स्टडी इनकम्प्लीट है। मैंने बार बार कहा, पहले सुने फिर क्या करें, पढ़ें। पढ़ने का मतलब अच्छी बुक पढ़ो। वो जो मटेरियल आता है ना, कट एंड पेस्ट, उससे दूर रहिए आप। जितना ही पढ़ोगे एग्जामिनेशन से उतना ही दूर चले जाओगे। प्रॉपर बुक पढ़ें आप, ठीक है। और ऑथेंटिक जो है ना, न्यूज़पेपर को पढ़ें, ऑथेंटिक बुक को पढ़ें, और सही लोगों को सुनें, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस। राइटिंग सबसे लास्ट में, अपना नोट्स खुद बनाओगे। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि अप्रोच ही उल्टा है, अप्रोच उल्टा है। वो टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करते हैं कि 10 कोचिंग का ज्वाइन कर लिया, 10 टेस्ट है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, कितने हो गए? 1000 क्वेश्चन इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। कि 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे तो कहीं हो सकता है वहीं से आ जाए। यही अप्रोच है। टेस्ट सीरीज है, लेकिन कब? जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाए। अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेक करना। तो अप्रोच ही उल्टा है, अप्रोच उल्टा है। और कहीं कहीं तो अप्रोच ही नहीं है। खास करके मैं मार्केट, अभी जो हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों खराब हुआ? उनका अप्रोच ही गलत था। अब थोड़ा लग रहा है कि मेहनत बच्चे कर रहे हैं। अभी एक मैं बच्चे का नोटबुक दिख रहा था,
आप सोच सकते हो अप्रोच। नोटबुक चेक करा था, उसने 2 कॉलम बनाया हुआ था, एक आविष्कार इन्वेंशन और दूसरा आविष्कारक इन्वेंटर। बनाते आप लोग बनाते होंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने पहले पढ़ा तो पहला था कि चार्ल्स का नियम, इन्वेंटर चार्ल्स, नाम सुना है ना। बॉयल्स का नियम, आविष्कारक बॉयल्स। तो मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। तो मैंने पूछा उनसे, अच्छे बताओ मजाक में ही, कि न्यूटन का तीसरा नियम किसने दिया। तो मुझे लगा कि कुछ रिएक्ट करेगा, क्यों सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने क्या कहा, सर अभी हमने सिर्फ केमिस्ट्री तैयार किया, फिजिक्स तैयार नहीं किया। तो ऐसे अप्रोच वाले भी पैसे दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन जो है ना, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार छात्रों के बीच में है बस, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। वो क्लेम करना अलग बात है। 15-20 हज़ार रिजल्ट इस बार मुखर्जी नगर दिल्ली से हुआ है। 15 से 20 हज़ार रिजल्ट जो सिर्फ मुखर्जी नगर से हुआ है। हकीकत ये है कि उस क्षेत्र से पिछले 5 साल से एक भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो वो सब उस पर मत जाओ, मैं थोड़ा टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। और जो सही है वो सही है। अब जवाब मिल गया। और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन आपका तो फर्स्ट ही है मेरे ख्याल से। कौन सा अटेम्प्ट आप? माझा 8वा अटेम्प्ट, 8वा। अटेम्प्टपर्यंत पेशन्स, तोपर्यंत कुठेतरी पेशन्स सर, एवढा पेशन्स होल्ड केला तुम्ही 8th अटेम्प्टपर्यंत, तर मी माझ्या जर्नीबद्दल फारसं बोललो नाही, तुम्हाला ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट होत्या सांगण्यात त्या सांगितल्या. मी सुरुवातीचा म्हणजे जो फेज होता तो मी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. विविध आंदोलनं आणि मोर्चा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी हँडल करत मी UPSCची परीक्षा देत होतो. ॲक्च्युअल प्रिपरेशन त्यावेळी करत नव्हतो मी, आणि सामाजिक कामामध्ये पूर्ण वेळ मी गुंतलेलो होतो. म्हणजे पूर्ण वेळ कार्यकर्ता जसं म्हणतात. आता आम्ही कोल्हापूरच्या भागामध्ये, तुम्ही कोणी असेल तुमच्यापैकी कोणी आहे का कोल्हापूरचं वगैरे? हां, सांगलीचे आहे का? तुम्हाला इस्लामपूर वगैरे माहिती असेल. मग इस्लामपूर किंवा त्या सगळं कोल्हापुरात बिंदू चौक वगैरे फेमस आहेत ते तिकडं आंदोलनासाठी. तर मी तिथंच असायचो, पडिका असायचो, म्हणजे मराठीमध्ये आमच्या भागात म्हणतात ना तर तसा असायचो मी तिथं. त्यामुळं अदरवाईज म्हणजे UPSCचं प्रिपरेशनचं मग कुठेतरी स्पार्क येतो. मग तो म्हणजे ती घटना, एक इन्सिडेंट आहे सांगू का? मग ते इन्सिडेंट असं झालं की 2019-20च्या दरम्यान माझी आई ॲडमिट होते आणि स्टोनचं ऑपरेशन झालं आणि खूप त्रास होत होता. आणि ते गुजर डॉक्टर म्हणून होते आमचे एकदम जवळचे, म्हणजे ओळखी परिचयाचेच. आणि माझी आई त्या डॉक्टरांना म्हणाली ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाता जाता की सर मला ह्याच्यातून बाहेर काढा, माझ्या मुलाला मला ऑफिसर झालेलं बघायचं आहे. आणि ते जास्त डोक्यात एन्काउंटर झालं आणि तिथून कुठेतरी जास्त सिरियसनेस आलं. अदरवाईज मग माझं आधीचं आयुष्य जे होतं ना, ते 10वी-12वीच्या मुलांना फ्रीमध्ये शिकवणं, म्हणजे मोटिवेशनल स्पीकिंग, हे सगळ्या गोष्टी चालायचं. माझं UPSCचं हॉबी पण तेच होतं, मोटिवेशनल आर्टिकल रायटिंग अँड मोटिवेशनल स्पीकर. म्हणजे ते माझं हे होतं, म्हणजे ते पिंड होतं माझं आधी. त्यामुळं प्रिपरेशनच्या बाबतीत मी आधीचा काळ माझा असा गेला. आणि नंतर मग कुठेतरी वाटलं की फुल टाईम करावं, मग मी इकडे वळवलो. ठीक, ओके. एक बात मेरी रह गई है. हेलो, प्लीज़ इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किताब में जो लिखा है ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. अपनी रिसर्च उस सब्जेक्ट पे अपने आप करो, वो आपकी लॉन्ग मेमोरी में जाएगा. टीचर ने कुछ पढ़ाया है, किताब में कुछ लिखा है, आप टॉपिक पे ध्यान दो और टॉपिक के बारे पे एक टाइम अपने आप निश्चित करो, उसके अपनी खुद की रिसर्च करो और अपना माइंड मेकअप करो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए. दूसरी बात जो आपने पूछी, पैटर्न बदल गया. फॉरगेट अबाउट द पैटर्न. कभी पैटर्न सेम UPSC में रहते ही नहीं है. अगले साल आप जब आओगे तो ये भी नहीं मिलेगा, शायद दूसरा मिल जाएगा. इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हो, जो नॉलेज जो गेन कर रहे हो, या तो वो कंप्लीट होती है या इनकम्प्लीट होती है. राइट. ये डीप स्टडी और इनका गहरी स्टडी और शैलो स्टडी कुछ नहीं होता है.
स्टडी कंप्लीट होती है या इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे पैटर्न पे आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइम काफ़ी मिलता है आपको, 3 घंटे बहुत होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, राइट। हड़बड़ी मत करो, राइट। बैलेंस माइंड रख करके, कूल माइंड रख करके उसको अटेम्प्ट करो। इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट है, कैसे भी ट्रिक आएगी, कैसे भी ट्रिकिंग क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे। कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो कुछ भी कहो तुरंत आपका निगाह जो है उसी आंसर पे जाएगी और कहीं पे जाएगी नहीं। सही जवाब? क्लियर? थैंक यू सो वेरी मच। सो आई होप दिस वाज अ वंडरफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड इसके बाद अभी आई वुड रिक्वेस्ट दी मेंबर्स, अभी यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड जहाँ सर स्टार्ट करेंगे लाइक गैप एनी लाइक ब्रेक वगैरह, ओके आहे का? तो मला विचार नाही तिकडे पॅनलमध्ये लोगों का 5-5, 6-6, 10 साल चले जाते हैं। आपने क्या ऐसा सोर्स फॉलो किया कि स्टेप फॉरवर्ड आपने एक ही बार में किया? दो बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि कंप्रहेंसन, जैसे मैं ओपिनियन देती थी कि ये पर्टिकुलर कोई जो इशू है, जैसे अभी एक ट्रेन इंसिडेंट हो गया कि एक्सीडेंट हुआ ओडिशा में, तो उस पर मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है, गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल कर सकती थी, या फिर कॉमन सिटीजन के तौर पे हम किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये मैं करती थी हमेशा, नॉट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी बट लॉन्ग बिफोर दैट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और एथिक्स, इंटरव्यू और ऐसे ये तीनों पेपर बस यही हैं। हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन एंड क्वेश्चन। एक लाइन पे आपको 8 पेजेस लिखने हैं। और जो बाकी जीएस के पेपर्स हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने बहुत ऑनेस्टली, बहुत सिंसियरली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को फॉलो किया, इंटरप्रेट किया और समझा। और जो मेरे मार्क्स कुछ कम रहे तो ऑब्वियसली जियोग्राफी इज द की। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, या तो आएगा या नहीं आएगा, उसमें आप कुछ कंप्रहेंसन नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ गुड यू थिंक कि आप बहुत अच्छी कहानी लिख देंगे, ज्योग्राफी में आप क्या कहानी लिखोगे। तो फैक्ट बाकी सही है। अच्छा कंप्रहेंसन, अच्छा एटीट्यूड, अच्छे थॉट्स तो हर जगह काम आते हैं। ओके गाइस, अप्रोच बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।